Okay. Now you can see the video as well after the recording is done. मैं इसको अपलोड कर दूंगा YouTube चैनल पे, अपना मेरा बना हुआ है YouTube चैनल, ठीक है? ओके सर। फाइन। सो यूरो रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि आपने जो अमाउंट बाहर से रिसीव करनी है, आपके वो रिसीवेबल्स हैं बेसिकली। आपने काम किया हुआ है, ठीक है, चीजें आपने बेची हुई हैं, तो आप क्या करते हैं, ये नॉर्मल अकाउंटिंग में जिस तरह हम नहीं करते कि अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे हैं या फिर नोट्स रिसीवेबल है। यस, नोट्स रिसीवेबल। डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नोट्स रिसीवेबल? सर वो लोन होता है ना, वो भी। बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपने किसी बंदे को कोई चीज बेची हुई है, ठीक है, बिल रिसीवेबल बेसिकली हम कह देते हैं। आपने एक चीज बेची हुई है, बीकॉम में इसका पूरा एक चैप्टर है बिल्स रिसीवेबल का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात मैं कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग द थिंग? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। एक मिनट आप लिख लो जो लिखना है, मैं जरा कॉल देखूं, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, ठीक है? ओके सर। ओके, सॉरी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, पता है आपको कि नहीं? सर आप मुझे ये बताने वाले थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फाइन। बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि मैं चीजें क्रेडिट के ऊपर आगे अपने कस्टमर को या अपने आगे वेंडर को मैं दे देता हूँ क्रेडिट के ऊपर, ठीक हो गया? अब उसने मुझे पेमेंट वो एकदम से नहीं करता, वो मुझे कहता है मैं आपको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पेमेंट दूंगा। अब मैं बैंक से क्या करता हूँ कि मैं बैंक से लोन लेता हूँ, और लोन लेने के बाद मैं क्या कहता हूँ बैंक को, लेट से आई हैव टू गेट बैक 100,000 रुपीज, यानी कि 100,000, 1 लाख रुपया मैंने लोन लेना है बैंक से, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मेरे पास वो बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, तो वो मैं एज ए सिक्योरिटी यूज कर लेता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ बैंक को कि आप एक काम करें, ये मैंने पैसे लेने हैं 1 महीने के बाद अपने इस क्लाइंट से, ठीक है? आप ये पैसे उससे जाके आप रिसीव कर लीजिएगा। मुझे अभी जो है 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप इस एक काम करें, मुझे 1 लाख के बजाय 99,900 रुपीज आप, या 99,500 रुपीज मुझे दे दे, 500 रुपया मुझे ना दे, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? तो एग्जैक्टली exactly, अब आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो कॉन्सेप्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। यस सर, होता है। हाँ, तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके मुताबिक अब होता क्या है उसमें, फिर एट द एंड जब एक उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो बैंक उस बंदे के पास जाता है, वो जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वो उसी को पैसे मिलेंगे। अब ये तरीका नहीं होता जैसे आपने मेरे से उधार लिया, ठीक है, मैंने अभी तीसरे बंदे को कहा यार मैंने इससे पैसे लेने हैं वापस, एक काम करो जाओ उससे जाके मेरे मेरे बेहाफ पे पैसे ले लो। प्रॉमिस पे ऐसे नहीं होता। प्रॉमिस पे आप कहोगे भाई मैं आपको पैसे क्यों दूं, मैंने तो उनको देने हैं पैसे, तो वो आए पैसे ले आपको दें जिस तरह मर्जी, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, कहानी खत्म। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, वो जिसके हाथ में बिल है, ठीक है, जस्ट लाइक अ चेक ऑफ कैश, कैश का चेक जिसके हाथ में है वो उसके कैश की अमाउंट ही, वो जैसे जो भी बंदा जिसके हाथ में भी लग गया तो वो बैंक में जाएगा, बैंक में कैश करवाए, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इज अ टाइप ऑफ एसेट,
कि अगर आपने किसी को पेमेंट देनी है तो क्रॉस चेक जो है वो है, लेकिन द थिंग इज के वो क्रॉस चेक जाएगा उसी के अकाउंट में जिसके नाम का वो बना हुआ है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड क्रॉस चेक। गॉट इट? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, सर फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मुझे ना डिफरेंस बताएं। अच्छा चलो, आपको मैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं? सर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग इन सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, सुन लो फिर। जो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट होता है, कभी आपने यस, हैव यू एवर विजिटेड अ $1 शॉप? यस सर। $1 शॉप पे हर चीज कितने की मिलती है? फिक्स्ड डॉलर प्राइस पे इट कैन बी 200, 220, 180। कितने अरसे तक वो फिक्स रहती है? आजकल 180, 200 के ऊपर गई हुई है प्राइस, ऐसे ही है। यस सर। बट एक्चुअली डॉलर की प्राइस क्या है? 225, 21, 26 इतनी चल रही है। यस सर। तो द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज, फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज एक्सचेंज रेट इज यही जो $1 शॉप का है और जो मार्केट का रेट है, नॉर्मली ओपन मार्केट का रेट है। अगर आप वही चीज दराज से डॉलर में परचेज करोगे तो डॉलर के एक्सचेंज रेट के मुताबिक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यस सर। लेकिन जब $1 शॉप से लोगी तो आपको उसके बदले ₹200 ही पे करना पड़ेगा या 220 ही पे करने पड़ेंगे, जो उन्होंने एक स्पेसिफिक रेट सेट किया हुआ है। बिल्कुल सर। फर्क समझ आया? लेकिन सर यहाँ पे ये फ्लोटिंग रेट और मैनेज रेट कंपनीज को बैंक से मिलते हैं ना? पाकिस्तान में तो ज्यादातर दो जगह से मिलता है। या तो आपको बेसिकली ये गवर्नमेंट लेवल का होता है, गवर्नमेंट के हिसाब पे बिहाफ पे होता है। जिस तरह जो था ना, पिछली जो नून की हुकूमत थी, नून की हुकूमत ने हम्म। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रखा हुआ था और उन्होंने आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल किया हुआ था एक अरसे तक एक लेवल पे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने उसको फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू चलाना शुरू किया। जब उसको जो आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है उसका एंड रिजल्ट डिजास्टर है, अनटिल और अनलेस रियल में डॉलर की प्राइस इतनी कम हो जाए। ठीक है? ओके सर। जिस तरह एक मुल्क में हुआ भी है अभी कुछ अरसे पहले, वो मुझे भी एग्जैक्टली मुल्क का नाम नहीं याद, उन्होंने बहुत अरसा जो है वो मैनेज एक्सचेंज रेट रखा। लेकिन जैसे ही हुकूमत चेंज हुई, ये मेरे ख्याल से श्रीलंका ही है, श्रीलंका ने मैनेज एक्सचेंज रेट रखा बड़ा बहुत अरसा। जैसे ही उनकी हुकूमत उड़ी है, साथ ही वो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे आया तो वो टोटली जनाब साहब डाउन हो गए, आउट, बैंक करप्ट हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने उसको मैनेज करके रखा हुआ था। जब मैनेज्ड होता है तो मैनेज के अंदर आप कंट्रोल करते हो बहुत सारी चीजों के थ्रू। आप क्या करते हैं, आप डेली बेसिस पे फॉरेन करेंसी एक्वायर कर रहे होते हैं और आप पाकिस्तानी नोट, मजीद नोट प्रिंट कर रहे होते हैं विदाउट बैकिंग। जब आप ज्यादा नोट क्रिएट प्रिंट आउट करेंगे, आपको पता है नोट इशुएंस के भी रूल्स हैं। उसके तीन प्रिंसिपल्स हैं नोट इशुएंस के: आइदर फुली बैक्ड विद फॉरेन करेंसी और गोल्ड, आइदर हाफ सेमी बैक्ड और हाफ बैक्ड विद फॉरेन करेंसी और गोल्ड, और ओनली 10% और सम परसेंटेज इज बैक्ड विद द फॉरेन करेंसी और गोल्ड। ये तीन उसके तरीके हैं, या तो थोड़ा सा हिस्सा बैक्ड होता है या फिर 50% या कंप्लीटली। अमेरिका की करेंसी जो थी यूएस डॉलर वाज आल्सो बैक्ड विद गोल्ड 100%। लेकिन जब चाइना को जरूरत पड़ी तो चाइना ने क्या किया कि उसने कहा कि भाई ये पकड़ो सारा अपना, ये अपना यूएस डॉलर और इसके बदले हमें गोल्ड दो। ठीक है? जब उसने ये कहा तो अमेरिका ने कहा यार ये तो बड़ा अजीब पोजीशन बन गई है, हम भाई हमने इसकी बैकिंग ही खत्म कर दी है। इसको कहते हैं पैक्ड, पैकिंग, PEGGING। ठीक है? सो प्रिंटिंग ऑफ और इशुएंस ऑफ करेंसी इज पैक्ड विद समथिंग material, likewise in the form of foreign currency or reserves, gold reserves, copper reserves, जो भी आप चाहें, जो भी आप कह लें। ठीक है? हेलो? हाँ ओके। समझ यस आ का रही है? सर, तो कंपनीज जी जी सर, मुझे समझ आ रही है। सो जी, सर
कंपनीज अपना रेट नहीं फिक्स करवा सकती बैंक्स के साथ? कंपनीज बैंक के साथ नहीं करवा सकती, कंपनीज खुद कर सकती हैं, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट खुद कर सकती है। मसलन इसकी एग्जांपल भी मेरे पास लाइवली पाकिस्तान के अंदर एक चीज हो रही है, आपने इसका नाम सुना होगा, त्यांशी इंटरनेशनल। जी सर। त्यांशी वाले मैनेज्ड एक्सचेंज रेट पे काम करते थे। वो क्या करते थे, वो डॉलर के अगेंस्ट या फिर वो क्या इसी तरह कहते थे कि भाई आपने चीज खरीदनी है, डॉलर इतने का ही होगा, ऊपर जाए नीचे जाए आपका हेडेक नहीं है, आपने इतने पे ही परचेसिंग और बाइंग एंड सेलिंग करनी। तो कंपनीज खुद भी कर सकती हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो रिस्की, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल एज वेल एज इट इज हार्मफुल। अब वो उस कंपनी को की लक है कि अगर तो एक्सचेंज रेट नीचे आ जाता है और उन्होंने ऊपर सेट किया हुआ है, उसको मैनेज किया हुआ है, तो वो उसको प्रॉफिट है। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है और कंपनी ने लो पे किया हुआ है, तो वो लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? कंपनी को। कंपनी को। कंपनीज भी कर सकती हैं, लेकिन इवन दो दैट इज टू मच रिस्की, इट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपनी कांट अफोर्ड इट। इसलिए आप क्या करते हैं, आप उसको उस पे मैनेज पे नहीं लेके चलते ज्यादातर। लाइकवाइज माय एम्प्लॉय माय एम्प्लॉयर इज डीलिंग विद फॉरेन करेंसी थिंग्स। यूएस में उनके ऑफिसेज हैं, यूके में ऑफिस है उनका, उसके बाद दुबई के अंदर है उनके लोग, डिफरेंट कंपनीज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आगे उन्होंने दिए काम कर रहे हैं वो। तो वो क्या करते हैं कि वो ओपन करेंसी रेट पे बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी चीज इंपोर्ट होती है वो डिफेंस वालों के साथ काम कर रहे हैं। जितनी चीज इंपोर्ट होती है वो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट पे नहीं चलते, वो किस पे चलते हैं? फ्री एक्सचेंज फिक्स्ड। रेट पे। अब लेट से मैं अब अक्टूबर का एक्सचेंज रेट निकाल, सितंबर में 153 पे, यानी कि फरवरी में या जून में 153 एक्सचेंज रेट के मुताबिक उन्होंने डीलिंग की है, ट्रांजैक्शंस की हैं। लेकिन आज की जो ट्रांजैक्शन वो डिफरेंट है, वो मुझे नहीं अभी पता, मैंने देखी नहीं असल में, चुके पुराने तो मैंने देखे हैं कि वो इस एक्सचेंज रेट पे उन्होंने किया था काम, कि इतने डॉलर्स हैं, इतने एक्सचेंज रेट पे आया, आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और उसके बाद आगे जो कस्टमर है उसको दे दिया, पीछे वेंडर से मंगवा ली। ओके सर। सर तो ये ट्रांजैक्शन रिस्क, सर ट्रांसलेशन, सर इकोनॉमिक रिस्क वो होगा ना जो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से राइज होगा कंट्री में? इकोनॉमिक रिस्क होता है इन्फ्लेशन की वजह से। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिस्क की, हम तो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। जिस मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी तो उसके एक्सचेंज रेट गिरता जाएगा, ठीक है। हम्म। हमने एक्सचेंज रेट है, इकोनॉमिक रिस्क हमेशा एक्सचेंज उसके ऊपर इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बात करता है कि आपका जिस सर और मुल्क में। रिस्क, सर और ट्रांसलेशन रिस्क? ट्रांसलेशन रिस्क, इसको जरा पढ़ लेते हैं, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, मैंने पढ़ा था लेकिन अभी मेरे जहन में एकदम से इस वक्त नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें गो थ्रू की हैं। सो लेट मी मूव ऑन टू दिस। ओहो, अच्छा जी, ट्रांसलेशन रिस्क किधर गया? ओके, ट्रांसलेशन जहां तक मुझे भी, यस ये है, होम करेंसी दैट दे कैन कंसोलिडेटेड इनटू द ग्रुप फाइनेंशियल। ओके फाइन, समझ आ गई, याद आ गया। देखो, ट्रांसलेशन रिस्क अब मैं आपको बता देता हूँ अभी आसान अल्फाज में, ठीक है जी। स्क्रीन मैंने अभी यस सर। शायद नीचे कर दी है। हाँ जी, नजर नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर, नजर आ रही है स्क्रीन। फाइन। सो बेसिकली ट्रांसलेशन रिस्क हम इसको कहते हैं, जैसे कि मेरी कंपनी जो है उसका एक ऑफिस यूएसए में है, हम्म। उसका एक ऑफिस यूके के अंदर है, एक यूएई के अंदर है। लेकिन जब वो टैक्स फाइल करती है तो वो अपनी तमाम इनकम तमाम ऑफिसेज की कहाँ पे दिखाएगी? पाकिस्तान के अंदर।
लेकिन वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर दिखा सकती है, यूएस डॉलर या यूके के अंदर नहीं दिखा सकती। कंपनी एसईसीपी या एसबीपी स्टेट बैंक का एक रूल है, ठीक है। इस रूल के मुताबिक आप पाकिस्तानी करेंसी में सारी ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे, और जब आप ट्रांसलेशन करेंगे सो इट इज पॉसिबल कि वो जो रिस्क है वो आगे आपको बेसिकली उसको हम ये कह लें कि, मैं इसमें वर्ड इसके लिए सोच रहा हूँ, हाँ, कि उसमें होगा क्या कि जब आप उसकी अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे फॉरेन, यार एक बड़ी आसान सी एग्जांपल आपको कोट करता हूँ। आपके फादर या आपका भाई या आप खुद लेट से बाहर जॉब करती हैं, या बाहर की कंपनी के साथ फ्रीलांसिंग की जॉब करती हैं और आप डॉलर्स में कमाती हो, ठीक है। जी सर। जब आप डॉलर्स में कमाती हो, वहां पे आपके एसेट्स सारा कुछ है, तो वो आप क्या दिखाओगी, अर्निंग आप दिखाओगी डॉलर्स को कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीस में। तो उसकी वजह से क्या होगा इम्पैक्ट फाइनेंशियली आपके ऊपर, कि आपका जो टैक्स होगा वो बढ़ जाएगा। यस सर। इसको सिंपल अल्फाज में आपके टॉपिक के मुताबिक अगर बताऊं तो आप बेसिकली जो आपकी सब्सिडरीज हैं या जो आपके डिफरेंट ऑपरेशनल यूनिट्स वर्किंग अब्रॉड हैं, आप उनको अपने एक पाकिस्तान के ऑफिस की बैलेंस शीट्स के अंदर शो कराते हो कि मेरी फलाने ऑफिस से मुझे ये इनकम आ रही है, रिसीट इधर से उसके वो एक्सपेंसेस मैं उधर वो माइनस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सो दिस काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड ट्रांसलेशन रिस्क। बेसिकली एक्चुअल में वो उधर से इनकम जो हो रही है वो वहीं पे हो रही है, और वो इनकम तो फॉरेन करेंसी में है, इट इज नॉट इन पाकिस्तानी रुपीस, वो पाकिस्तान में भी नहीं आ रहे आपके पास। आप उस पैसे को कहाँ पे यूज करते हो, उधर ही यूज करते हो, ठीक है। यस सर। पाकिस्तान में नहीं यूज करते, आप उधर यूज करते हो, ठीक है। वहां पे रिजर्व्स पड़े हुए हैं, अर्निंग हुई रिजर्व्स में चली गई, उस अर्निंग को यूज किया मजीद परचेजिंग के लिए, उधर ही रख के उधर से ही काम किया आप, ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन रिस्क। क्लियर और एम्बिगुअस? सर क्लियर। सर तो बस अब इन थ्योरीज पे चलते हैं सर। परचेजिंग और पैरिटी थ्योरी। ओके, ये भी इंटरेस्ट इजी है रेट वैसे पैरिटी। तो, ये भी इजी है। अब ये देख लो, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। बेसिकली कैलकुलेशन आसान है, मुश्किल नहीं है। अब इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट लग रहा है, इकोनॉमिक रिस्क इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। हम्म। आपने यूके मार्केट से अगर यानी कि आप पाउंड स्टर्लिंग लेते हो, तो पाउंड स्टर्लिंग का जो रेट गिवन है वो रेट है 1 पाउंड, या यानी कि 1.5 अगर 1.5 पाउंड हो तो वो 1 पाउंड के इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। यानी कि 1 पाउंड का अपर हैंड है, और जो डॉलर है वो डाउन है, उसकी वैल्यू कम है, उसकी वर्थ कम है इंटरनेशनल मार्केट में भी। अब आपने हम्म। इन्फ्लेशन के मुताबिक क्या किया, इन्फ्लेशन जब मुल्क की बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा। अब यूके के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी 3% बस, जस्ट, ठीक है, ऐसे ही है। यस। यस सर। लेकिन यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ी 5%। अब यूके के हम्म। जो पाउंड स्टर्लिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 60 पाउंड बढ़े हैं, लेकिन यूएस के कितने बढ़े हैं, 150 पाउंड। हम्म। दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, कि आपको उसके अगेंस्ट में ज्यादा पैसे पे, पहले आपको $1.5 पे करने पड़े थे, अब आपको कितने पे करने पड़े हैं, 1.5291। और ये कैसे निकाला, इसने 3150 को डिवाइड किया इस 3060 पे, 2060 पे, यानी कि आफ्टर 1 ईयर अगर आप उसको परचेज करते हो इन्फ्लेशन रेट लगा के, तो वो कितना बनता है उस पे आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट बेसिकली क्या पड़ता है उस वक्त साल बाद, 1.5291, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस, इट इज नॉट गिवन बाय द वे। और अगर आप इसको 1 पाउंड के इक्विवेलेंट भी निकालना चाहती हो,